हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ टू सर्किल एंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके, सो पोजीशन ऑफ टू सर्किल में कितने कॉन्सेप्ट हैं? 5। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पोजीशन ऑफ टू पॉइंट, दो पॉइंट लेना है, उसकी पोजीशन बताना है सर्किल में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो सर्किल ले लीजिए। पहली सर्किल C1 सेंटर मान कर ले लीजिए, दूसरी सर्किल C2 सेंटर मान के। ओके, और रेडियस R1 एंड R2। तो एक सर्किल में रेडियस R1 हो गई, एक सर्किल का रेडियस R2 हो गई, और दोनों सर्किल के बीच का डिस्टेंस D मान लिया गया है। ओके, तो जितने भी सर्किल हम लेकर कॉन्सेप्ट लिखेंगे उनके बीच की डिस्टेंस क्या मानेंगे? D। ओके, तो अब कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा जिसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे पोजीशन ऑफ टू सर्किल, दोनों सर्किल की पोजीशन। तो देखिए सर्किल में मुझे क्या क्या मालूम है। मुझे रेडियस मालूम है और दोनों सर्किल के बीच के सेंटर का डिस्टेंस मालूम है। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, अगर नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट मींस इंटरसेक्शन मींस क्या? कि सर्किल एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट मींस कि दोनों सर्किल क्या हो रहे हैं? दूर दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से ना तो टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा और जो ये रेडियस होगी, इनका सम इक्वल तो कभी नहीं हो सकता और ना ही बड़ा हो सकता है। क्या होगा फिर? इनके रेडियस का सम इनके बीच के डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा। आप खुद प्रैक्टिकली देखिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर R1 हो गया, ये वाला, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R2 हो गया, तो ये इतनी डिस्टेंस तो इसमें छोड़ दे रहे हैं ना। अगर इतने डिस्टेंस छोड़ रहे हैं, इट मीन्स कि ये क्या हो गई है? इतने और इतने के सम से हमारी डिस्टेंस बड़ी है, ये जो D ले रहे हैं। ओके, सेकेंड क्या कहता है? वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट मीन्स कि एक पॉइंट पर वो क्या कर रहा है? टच कर रहा है, या फिर बोल दिया इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। एक पॉइंट इंटरसेक्शन मीन्स एक पॉइंट पर टच कर रहा है। अब उसको या तो कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर कह सकते हैं टच टू सर्किल ईच अदर। मतलब दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं R1 पॉइंट पर, या तो ये बोलेगा कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या तो बोलेगा कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच मीन्स वन पॉइंट इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल कि यहाँ के बीच का जो रेडियस है पहले के R1 और दूसरे सर्किल का जो रेडियस है R2, इनके बीच का अगर सम करेंगे, इन दोनों रेडियस का सम करेंगे, तो इनके बीच के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, जो कि हमें दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यहाँ पे गैप था जिस वजह से ये बड़ा हो जा रहा था। यहाँ पे कोई गैप नहीं है, इट मीन्स ये इक्वल होंगे। थर्ड क्या कहता है? टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दोनों सर्किल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा? इसका मतलब है कि इसमें अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो भाई रेडियस तो कम हो जा रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का बीच का रेडियस, फिर यहाँ से यहाँ के बीच का रेडियस अगर सम करते हो आप, तो डिस्टेंस तो कम हो गई, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये सर्किल जो है इस सर्किल के अंदर जा रहा है, फर्स्ट वाले सर्किल के अंदर सेकेंड वाला सर्किल जा रहा है, तभी तो इंटरसेक्ट करेगा ना भाई। अगर एक सर्किल पे अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि टच कर रहा है। अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो सर्किल के अंदर जा रहा है, तभी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो रेडियस का अगर सम करोगे, ये इतनी रेडियस प्लस ये इतनी रेडियस, इसका मतलब क्या आ रहा है कि इस इतने पार्ट को दो बार ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर दो बार ऐड कर रहे हैं तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना तो ऐड कर ही रहे हो, बट इसका टू टाइम ऐड कर रहे हो। तो ये हमेशा R1 प्लस R2 ग्रेटर रहेगा इस D से। ओके, फोर्थ क्या कहता है? वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी देख रहे हैं तो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बट ये वन पॉइंट इंटरसेक्शन है, बट सर्किल क्या है? आउटसाइड ऑफ द सर्किल है। जो दूसरी वाली सर्किल है उसके आउटसाइड बाहर की तरफ है।
बट जो इसमें वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें क्या क्या होता है कि इनसाइड द सर्किल वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट पर टच करता है इनसाइड द सर्किल। ओके, तो इसमें क्या होगा, पहले की रेडियस r1 मान लिए हैं पूरी, ठीक, दूसरे की रेडियस r2 मान लिए हैं, तो क्या होगा, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या होगा, r1 माइनस r2, इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ओके, ठीक, अभी तक हम लोगों ने कैसा पढ़ रहा था कि प्लस प्लस चल रहा था, हर जगह क्या चल रहा था, प्लस। और लेकिन इसमें क्या हुआ, माइनस के इक्वल हो गया डी की वैल्यू, यहाँ पे प्लस के इक्वल, अगर ये टच कर रहा है आउटसाइड, मतलब दोनों सर्किल अलग अलग टच कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस में होगा, इक्वल होगा डी के। अगर दोनों सर्किल टच कर रहे हैं, एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर टच कर रहा है एक पॉइंट पर, तो r1 माइनस r2 डी के इक्वल होगा। ओके, अगर नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो क्या होगा, सेंटर तो हमारा C1 एंड C2, दो सेंटर दिए गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, D हो गया है, इनके बीच का डिस्टेंस D, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस D। फिर इसके बीच का रेडियस निकालने के लिए ये पूरा हो गया R1, ये हो गया R2, तो R1 माइनस R2 प्लस D प्लस लेमडा, D प्लस लेमडा, D क्या है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, लेमडा क्या ले रहे हैं, लेमडा ये वाले डिस्टेंस ले रहे हैं, फिर R1, ये पूरा R1 माइनस R2, पूरे में से इतना, ये इतनी डिस्टेंस, ये इतनी, इतने को क्या मान रहे हैं, ये इतना पार्ट, इतना क्या मान रहे हैं, D लेमडा, ठीक, इतना क्या मान रहे हैं, R2, और इतना पूरा क्या मान रहे हैं, R1, ये पूरा क्या है, R1। अब अगर इतना निकालना है हमको, ये हो गया D, इतना निकालना है तो क्या करेंगे आप बताइए भाई, क्या करेंगे आप, ये पूरा R1 हुआ, R2 घटा देंगे, आपको लेमडा भी घटाना पड़ेगा, बट अगर D में लेमडा प्लस कर ले रहे हैं, ये प्लस कर ले रहे हैं इतना इतना, तो अगर भाई देखो, अगर इतना C1 C2 निकालना है ना, C1 C2, और ये मालूम है हमको लेमडा, तो R1 माइनस R2 प्लस माइनस लेमडा करो, क्योंकि ये भी निकालना पड़ेगा तुमको, ये भी पार्ट निकालना पड़ेगा, ये पार्ट तो मुझे मालूम नहीं है, इसमें ये पार्ट की कोई चांस ही नहीं है कि ये पार्ट ये खाली बचा हुआ है, तो इसमें लेमडा हम मान लिए हैं खुद से, तो यही लेमडा जाके यहाँ पे D प्लस लेमडा हो जा रहा है। ओके, और इसमें क्या होता है, D छोटा होगा R1 माइनस R2 से, अभी तक तो D छोटा हो रहा था R1 प्लस R2 से, हर एक केस में, अगर आप इसमें भी देख रहे हैं तो प्लस से छोटा हो रहा है, तो भाई अगर ये प्लस से बड़ा हो रहा है, इसमें प्लस से छोटा हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव से लेस हो रहा है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस हो रहा है R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2 छोटा हो रहा है D से। सबसे पहले कंफ्यूजन बहुत जगह होगी, जैसे कि यहाँ पे हो सकती है आपको कंफ्यूजन, अगर ऐसा दिया गया है तो, बट इसका सिंपल है कि अंदर है तो माइनस होगा, बाहर है तो प्लस में, दोनों को इक्वल हो जाएगा D के, बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, और इसका भी क्लियर है, अगर R1 प्लस R2 से D बड़ा है तो R1 माइनस R2 से हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक, ये भी कंफ्यूजन नहीं, तीन कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इनमें दो एक जैसे मिल जाते हैं, कौन कौन से, R1 माइनस R2 लेस देन D, यहाँ पे भी R1 माइनस R2 लेस देन D, हालांकि यहाँ पे R1 प्लस R2 ग्रेटर होता है D से, बट यहाँ पे R1 प्लस R2 ग्रेटर नहीं होता D से, इसी से आप क्लेरिफाइड कर सकते हैं कि कौन सा केस यहाँ पे बना है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना हुआ है या नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
तो ये वाला केस बन सकता है, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये वाला भी केस बन सकता है। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 केस, 1 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर 2 केस। पहला दोनों आउटर होंगे, पहला दोनों आउटर होंगे, व्हाट यू हैव, पहला दोनों आउटर होंगे, दूसरा पहला दोनों आउटर हो गए, ठीक है, ये वाला, ओके, पहली सर्किल और दूसरी सर्किल दोनों आउटर हो गए। सेकंड में क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर हो गया है, ठीक है, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक ही केस है, उसमें क्या होता है कि प्लस वाला R1 प्लस R2 हमेशा ग्रेटर होगा D से, बट R1 माइनस R2 हमेशा छोटा होगा D से। ठीक, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इफ 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन ऑप्शन दे दिया जाएगा D इक्वल टू R1 प्लस R2, D इक्वल टू R1 माइनस R2, D लेस देन R1 माइनस R2, ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे? अगर 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप इसे लगाएंगे, और अगर ये ऑप्शन में दिया गया है तो इसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा जाएगा? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का कितना केस है? 4 केस है कॉमन टेंजेंट के। कॉमन टेंजेंट देखो, कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, 2 सर्किल लोगे जिसका सेंटर C1 C2 लोगे, रेडियस भी कुछ मान लो, फिर हमें ये देखना है कि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट क्या होगा और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा और कितने होंगे। जैसे कि ऐसे ये सर्किल दे दिया गया है तो इसमें पूछ रहा है कि ट्रांसफर, अब अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है ऐसे डायरेक्ट, ये किसी क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें सॉल्व करना होगा आपको, कि क्वेश्चन क्रिएट कर देगा ऐसा कोई कि इसमें कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन कौन से होते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये और ये हैं जो बाहर बाहर से निकल जा रहे हैं, ये नो यार, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अंदर से होकर जाएंगे, सर्किल को अंदर से टच करते हुए, ठीक है, ये एक दूसरे को कट करेंगे। परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं ये दोनों। बट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? ये ऊपर से निकल जाएगा, पैरेलल रहता है मैक्सिमम टाइम। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ओके, ऊपर से होकर चला जा रहा है ये टेंजेंट, दोनों सर्किल को टच कर रहा है, ये क्या हो गया? कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों सर्किल को टच करता हुआ जाए वो, उसी को कहेंगे। एक को कह दिया ट्रांसवर्स, एक को कह दिया डायरेक्ट। जो डायरेक्ट हो जा रहा है सर्किल के ऊपर से होकर चला जा रहा है उसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो बिटवीन से होकर बीच से होकर जा रहा है उसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये पहला हो गया। दूसरे में यही सारे केस लेकर बनाए गए हैं, जो ये सारे केस हैं उसी में से कॉमन टेंजेंट निकाला गया। पहले में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 1, इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 2, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 एंड इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 और इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 1। थर्ड में क्या कहता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताइए। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो 2 हो जा रहे हैं, बट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से हम ये या तो इधर खींच पाएंगे या तो इधर टच करता हुआ टेंजेंट, तो ये बनेगा नहीं। इसे क्या टेंजेंट कहेंगे अगर यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये टेंजेंट बनी, इसको टेंजेंट नहीं कह सकते। इसी वजह से इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 बन रहे हैं। फोर्थ में क्या कहता है? फोर्थ में दोनों सर्किल को एक को अंदर कर दिया गया दूसरे को, तो इसमें कॉमन टेंजेंट क्या बनेंगे? 1 कॉमन टेंजेंट, ठीक, ओके। एंड अगर सर्किल अंदर ही हो गया तो कॉमन टेंजेंट की कोई बात ही नहीं हो सकती, एक एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। पहले वाले सर्किल पर ड्रा कर दीजिए, फिर दूसरे वाले, तो कॉमन टेंजेंट 0, इस वाले में कॉमन टेंजेंट 0, इस वाले में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों मिलेंगे, सेकंड वाले में भी दोनों मिलेंगे, थर्ड वाले में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फोर्थ वाले में कॉमन टेंजेंट।
और फिफ्थ वाले में नो कॉमन टेंजेंट। ओके, अब चलते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अभी तक हम लोगों ने पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट हमने पढ़ा। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट से रिलेटेड 5 कॉन्सेप्ट थे। वो भी क्या था, कुछ नहीं, रेडियस को बताना था कि डिस्टेंस से बड़ी है, छोटी है, इक्वल है, लेस है, क्या है, उसी के रिगार्डिंग हमको ये पॉइंट को डिस्क्राइब करना था। दूसरे में कॉमन टेंजेंट बताना था। कॉमन टेंजेंट में हमने सर्किल को देखकर क्लेरिफाइड कर दिया कि हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा या फिर नहीं बनेगा, बनेगा तो कितना बनेगा। ओके, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे हम चलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बीच का लेंथ निकालना है। तो पहला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो मैंने बताया ना, बाहर से होकर जाएगा सर्किल के ऊपर से। अगर सर्किल के ऊपर से होकर जा रहा है तो पहले क्या करेंगे, एक सर्किल खींचिए, सर्किल खींच के फिर उसके ऊपर से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाइए। एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, बाहरी कॉमन टेंजेंट, बाहर से होकर जा रहा है, बाहरी कॉमन टेंजेंट। रेडियस R1 R2 दोनों की मान लिए हो, सेंटर C1 C2 मान लिए हो, इनके बीच का डिस्टेंस D मान लिए हो। ठीक है, इतना काम आपने किया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से यहां के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जितनी ये डिस्टेंस है C1 से C2 के बीच का D, उतनी यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस D मान लीजिए। ऐसा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है सर्किल। देखो, एक सर्किल छोटा हो जाता है, एक सर्किल बड़ा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, अगर सर्किल छोटा बड़ा हो गया है तो फिर वहां पे जो ये है डिस्टेंस है उनके बीच का, जैसे कि एक सर्किल ऐसा हो गया और एक सर्किल ऐसा, तो आपको यहां पे लग रहा होगा कि दूसरा वाला भी सर्किल इक्वल ही है, बट इक्वल नहीं है भाई। उसका सर्किल का ऐसे जा रहा है, तो अगर ये यहाँ पे रेडियस बना है तो ये ऐसे जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे टच करेगा पैरेलल के लिए, दोनों पैरेलल लाइन बनाने के लिए यहाँ पे टच करेगा। तो वही मैंने किया है, क्या किया है, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया है, P मान लीजिए, ये P। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है। ठीक, और जो आपने डायरेक्ट टेंजेंट ड्रा किया है वो ये वाली लाइन है। टेंजेंट के इक्वल नहीं कर रहे हैं, टेंजेंट D के इक्वल नहीं है, टेंजेंट इस C1 C2 के इक्वल नहीं है, बट एक पैरेलल लाइन खींच के हम D बना, पैरेलल लाइन इसके C1 C2 के इक्वल खींच के बना लेते हैं ताकि हमें एक ट्रायंगल मिल सके और हम लेंथ की डिस्टेंस निकाल सकें। अब यहाँ से अगर खींच ले रहे हैं D डिस्टेंस पे, तो इसको AB के बीच का डिस्टेंस L मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच का रेडियस R1 है, यहाँ से यहाँ के बीच का रेडियस R2 है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो इतना ये R2 हो जाएगा। दिख नहीं रहा है, बट अगर मेजरमेंट करके आप अच्छे से खींचेंगे तो ये R2 के ही इक्वल आएगा, और ये क्या हो गया, R1। तो इतना डिस्टेंस हमको निकाला इस एंगल में, ये जो APB वाले में। ओके, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस R1 माइनस R2। ओके, फ्रॉम ABC। ओके, तो AB का होल स्क्वायर, ये AB का होल स्क्वायर और AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। यहाँ पे C मान लिए ये वाले पॉइंट को, जो हमने P माना है उसे C मान लीजिए। तो AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। फिर इसे AB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AB की वैल्यू कितनी है, L स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये D है AC, BC D हो गया, तो D स्क्वायर L इक्वल टू अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या निकालना है, यही इतना पॉइंट निकालना है हमको। D भी मालूम है हमको, ये वाला डिस्टेंस भी मालूम है AC, तो ट्रायंगल के फार्मूला से निकाल देंगे।
फिर चलते हैं सेकंड, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको हम कहते हैं इंटरनल कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरनल कॉमन टेंजेंट है। सो ये हो गया C1 C2, ठीक। यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया D, इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया L डैश, यहाँ पे L माने थे तो यहाँ पे L डैश मान लिए हैं। ये L डैश ये भी L डैश के इक्वल होगा। ये R2 इसके पैरेलल एक लाइन मान लिए। पहले हम क्या लेंगे, एक सर्किल लेंगे, ठीक। उनके बीच की रेडियस डिफाइन करेंगे R1 R2, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस भी क्लियर है, D है, ठीक, D मान लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस पर एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बाद यहाँ सेंटर से एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे इस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस R2 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस R2 है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। R2 हो गया और ये R1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2। तो क्या करोगे, हमको निकालना है ये वाली डिस्टेंस, ये R1 R2, ये D, ये L, क्या निकालना है हमको, C1 C2 Q इतना, इसी एंगल में, क्योंकि हमको ये भी मालूम है, ये भी मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया। फ्रॉम C1 C2 एंड Q, C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 Q का होल स्क्वायर प्लस C2 Q का होल स्क्वायर, C2 फिर उसके बाद इधर उधर पक्षांतर करके L डैश इक्वल टू रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अगर नहीं याद आ रहा है कि एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट या इंटरनल कॉमन टेंजेंट में क्या है, तो सिंपली L इक्वल टू रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और L इक्वल टू रूट इंटरनल कॉमन टेंजेंट के लिए D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड केस, अगर सब इक्वल हो जा रहा है ना, तो इसमें इट मीन्स कि दोनों सर्किल सेम है, मतलब कि उसमें थोड़ा भी इधर उधर फर्क नहीं है, तो उनके बीच का ये निकाल लेंगे इसी तरह से। सो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पॉइंट ऑफ टू सर्किल एंड कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।